यस नेक्स्ट नेक्स्ट करा तो स्वागत है आपका स्टडी विद नीरज सर में। मैं प्रवीण कुमार शुक्ला, आपका सॉयल साइंस के मृदा के आज मेरी नेक्स्ट क्लास है अगली मृदा के भौतिक गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने मिनरल्स वगैरह बात की थी, उसमें का जो टॉपिक छूट रहा था वो बात करेंगे। सभी लोग लाइव आ जाइए। तो चलते हैं, हम मृदा के भौतिक गुणों पे बात करते हैं। खनिज मिनरल्स, खनिज मिनरल्स में हमने प्राइमरी और द्वितीय खनिज के बारे में डिस्कस की थी। जो कुछ मुख्य टॉपिक हमारे हैं क्ले वगैरह जो जिनका पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्ले मृतिका क्या होती है, मिनरल्स। ठीक, क्ले खनिज सबसे मुख्य अकार्बनिक खनिज होते हैं। क्ले खनिज जो मुख्य हमारे अकार्बनिक खनिज होते हैं, मृदा कोलाइड होते हैं, खनिजों एवं प्राकृतिक पदार्थ होता है। इसका रासायनिक संगठन स्थिर होते हैं। जो सोयल में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों में जो क्ले होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसा है क्ले। हमारा मुख्य क्या है, अकार्बनिक मृदा कोलाइड होते हैं। ठीक, साधारणतः इसकी निश्चित अणुक अरेंजमेंट संरचना प्राय भारात्मक ग्रेविशनिक रूप में प्रदर्शित की जाती है। जो हमारा मृदा कोलाइड है, मृदा क्ले है, वो कैसा खनिज है, हमारा अकार्बनिक खनिज है। ठीक, बहुत से प्राथमिक खनिज सिलिकेट खनिज विघटित होकर क्ले और क्ले से संबंधित पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम क्ले खनिज कहते हैं। ठीक, जो क्या क्ले एवं संबंधित पदार्थ होते हैं। सिलिकेट, प्राथमिक सिलिकेट खनिज विघटित होकर क्ले और संबंधित पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें हम क्ले खनिज कहते हैं। लगभग 5 मिली माइक्रोन से कम होता है। इनका आकार कितना होता है, 5 मिली माइक्रोन से कम होता है। सिलिकेट खनिजों के रासायनिक ऋतुचरण से मृदा कोलाइड बनते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा है हेलोसाइट। हेलोसाइट Al2O3.2SiO3 4H2O। इसमें Al2O3 की मात्रा 36.9%,
Al2O3 हमारा 36.9% होता है, SiO2 43.5%, और इसमें जल की मात्रा हमारी 90.6%। फिर हमारा है 3 नंबर पे है डिक्टाइट तथा नेकोराइट। ये हमारे मिनरल्स हैं, खनिज में जो क्ले में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, उनकी हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक, डेकाइट तथा नेक्राटाइट, ये उनका रासायनिक संगठन। फिर हमारा एलोफेन, ह्यूमिड टेम्परेचर क्लेमाइट, ये जो एलोफेन है हमारा ह्यूमिड टेम्परेचर क्लेमाइट, जो क्लाइमेट होता है उन्हीं में पाया जाता है, मृदाओं में पाया जाता है। इसका होता है सूत्र Al2O3 2SiO2 और 5H2O। ठीक, आगे चलते हैं। शुद्ध अवस्था में केओलिनाइट का रंग सफेद होता है, परंतु यह प्रायः चलो फिर से देख लो। जो शुद्ध अवस्था में केओलिनाइट हमारा किस कलर में पाया जाता है? केओलिनाइट शुद्ध अवस्था में रंग कैसा होता है उसका? सफेद होता है। ठीक, और ये इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, किसके द्वारा बनता है? केओलिनाइट में हमारा कौन सी? एल्युमिनियम की परत एक पाई जाती है और सिलिका पाई जाती है। केओलिनाइट में एल्युमिनियम और सिलिका का रेशियो 1:1 रहता है। ये किस प्रकार का है? जो नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का खनिज है। कैसा है? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का। एल्युमिनियम और सिलिका के रेशियो 1:1 रहता है। इसके क्रिस्टल कैसे? आवाज आ रही है सभी की? कमेंट कर दो, आवाज आ रही है अच्छे से तो। ठीक है, ओके, चलते हैं। इसके क्रिस्टल रवे का व्यास 1 से 5 माइक्रोन का होता है। प्रत्येक रवा इकाई की दोनों परतें परस्पर ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा बंधी रहती हैं। ठीक है, किसके द्वारा ये संयोग करते हैं? ऑक्सीजन मीन्स जल के अणु H2O को इनको आपस में बांधे रहते हैं। ऑक्सीजन SiO2, सिलिका का क्या होता है? SiO2। ठीक, तो ये ऑक्सीजन के अणुओं के द्वारा हमारे, ठीक है, केओलिनाइट बंधा हुआ होता है। केओलिनाइट में ठीक दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज फिर से समझ लो। ये किस प्रकार का खनिज है? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का खनिज है। रेशियो कितना पाया जाता है? 1:1 पाया जाता है। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से? एल्युमिनियम और सिलिका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। केओलिनाइट खनिज अधिक रित क्षरण तथा अत्यधिक अर्धगलित अम्लीय मृदाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं? अम्लीय मृदाओं में पाए जाते हैं। रित क्षरण के प्रतिरोध रखने के कारण पुरानी मृदाओं में केओलिनाइट अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, रित क्षरण के प्रतिरोध रखने के कारण मीन्स केओलिनाइट हमारा क्या है? ये रेजिस्टेंट, प्रतिरोध करता है। ठीक है,
मीन्स विदर्ड को रेजिस्टेंट, रित क्षरण का विरोध करने वाला होता है। ठीक है, ठीक, रेजिस्टेंट टू विदर्ड मिनरल्स है, मिनरल्स होता है। केलोनाइट कैसा खनिज है हमारा? रित क्षरण का, मीन्स ये आसानी से टूटने वाला नहीं होता, टूटने का ये हमेशा क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अणुओं से बहुत अच्छे से बॉन्डिंग करता है। अतः ये ज्यादातर कौन सी मृदाओं में पाया जाता है? पुरानी मृदाओं में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, पुरानी मृदाओं में अधिक पाया जाता है। ठीक, वे मृदाएं जिनमें केलोनिमाइट अधिक होते हैं, सूखने पर कम सिकुड़ती हैं। ठीक है, और तथा गीली होने पर कम फूलते हैं। जिनमें केओलिनाइट पाया जाएगा वो क्या होंगी मृदाएं? सूखने पर कम सिकुड़ती हैं, मीन उसमें एक्सपेंडिंग नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का खनिज। क्यों? सूखने पर ऐसा नहीं कि पानी मिल जाए तो ये फूल जाए, ठीक है, पानी इवोपोरेट हो जाए तो ये सूख जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम ही इफेक्ट पड़ता है। यदि दानेदार सतह है तो इसका जल अंदर लेने की गति अधिक होती है। केलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है? कम होती है। ठीक, इस स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंट चीज मिल गई। केलोनाइट की धनायन क्षमता कम होती है, और ये कौन सी मृदाओं में ज्यादातर पाया जाता है? पुरानी मृदाओं में पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, ये किस मृदा में पाया जाता है? किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है? अम्लीय मृदाओं में केलोनाइट ज्यादातर दिखता है, क्योंकि अम्लीय मृदाओं में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और उसी में जहां पे सिलिका होगा वहीं पे हमारा क्या पाया जाएगा? केलोनाइट, ये खनिज पाया जाएगा। ठीक, फिर मोरेलोनाइट, ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रवेदार क्ले खनिज है। ठीक है, इसे Al2, ये इंपॉर्टेंट है, इसे Al2O3 5SiO3 2H2O से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम तथा चूना होने पर भी लिखते हैं। इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम का अनुपात 5:1 होता है। सिलिका तथा एल्युमिनियम का अनुपात कितना होता है? 5:1 होता है, तथा 2:1 या इससे कम भी हो सकता है। इसके रवों की दो सिलिकेट की परतों के बीच में एक एल्युमिनियम की परत पाई जाती है। मीन्स मान लो हमारी ये दो हमारी क्या है? दो सिलिका की परतें पाई जा रही है। ठीक, ये सिलिका और ये सिलिका, दो सिलिकाओं के परतों के बीच में ये एल्युमिनियम की हो गई और ये सिलिका की। ठीक, ये दो हमारी किसकी है? सिलिका की परत है, और ये हमारी एल्युमिनियम की है, एल्यूमिनियम। ठीक, या Al की। तो इनके बीच में हमारा पाया जाता है, अर्थात मोरेलोनाइट 2:1, इसीलिए। ठीक है, ये मोरेलोनाइट किस प्रकार का? 2:1 प्रकार का खनिज वर्धनीय है, एक्सपेंडिंग टाइप का है। मोरेलोनाइट हमारा क्या है? 2:1 टाइप का एक्सपेंडिंग, ठीक, फॉर्म में पाया जाने वाला खनिज है। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? सिलिका तथा एल्युमिनियम के बीच में कितना रेशियो होता है? 2:1। एल्युमिनियम और सिलिका के मध्य 2:1 रेशियो रहता है, और ये किस प्रकार का है? वर्धनीय, मीन्स एक्सपेंडिंग टाइप का है, फैलाव, एक्सपेंडिंग, फैलने वाला खनिज जाल इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोरेलोनाइट गोला होने पर अत्यधिक फैलता है तथा सूखने पर बहुत सिकुड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिंग टाइप का खनिज बोला गया। मोरेलोनाइट खनिज ठंडी जलवायु की मृदाओं की क्ले में, ठीक है, अत्यधिक पाई जाती है। यह ऋतु क्षरित मृदाओं जिसका पीएच मान अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा जिनमें कार्बनिक पदार्थ की
अधिक होता है वह महत्वपूर्ण अवयव है। मीन्स तथा वनों एवं घास के मैदानों वाली मृदाओं के मध्य क्षेत्रों में माउंट मोरेलनाइट अधिक पाया जाता है। माउंट मोरेलनाइट किस प्रकार का है? फैलने वाला है। ठीक, ये गोल होने पर अत्यधिक फैलता है तथा सिकुड़ता है, इसीलिए इसको एक्सपेंडिंग टाइप का खनिज बोलते हैं। इसीलिए इसको एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल्स बोलते हैं। रेशियो इसका 2:1, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, एक्सपेंडिंग टाइप का 2:1 रेशियो पाया जाता है। ठीक, और यह ज्यादातर वनों तथा घास के मैदानों वाली मृदाओं में अधिक पाया जाता है, या वहां पे पाए जाने की इसकी संभावना अधिक रहती है। सबसे ज्यादा ये वहीं पे पाया जाता है, ठंडी जलवायु में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ईलाइट की बात करते हैं। अब हमारा तीसरा मुख्य खनिज है ईलाइट। ईलाइट क्या है? यह खनिज साधारणतः अभ्रक से संबंधित है। इससे संबंधित है, इसी को ईलाइट या जलीय अभ्रक भी कहते हैं। ठीक, इस समूह का प्रमुख खनिज ईलाइट है। जो ईलाइट है जलीय अभ्रक का मुख्य खनिज हमारा कौन सा है? ईलाइट है। इसका रासायनिक संगठन K2O 2Al2O 3 8SiO2 2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसकी संरचना माउंट मोरेलनाइट की भांति होती है। इसके रवे का बनना सिलिकेट की दो तहों के बीच में एक जलीय एल्युमिनियम की परत होती है। दो तह सिलिकेट की होंगी और उनके बीच में एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होने से उसकी हमारा कौन सा सिलिकेट बनता है? खनिज ईलाइट। वहां पे दो हमारी होंगी किसकी? सिलिकेट खनिजों की, और एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की होगी। तो हमारा कौन सा खनिज बनेगा? वहां पे ईलाइट खनिज बनेगा। पोटेशियम आयन दो समीपस्थ सिलिका परतों में रहते हैं। इनका रासायनिक बंध सिलिका की दोनों सतहों को एक साथ बांध कर रखता है। ठीक है, जो रासायनिक बंध होता है सिलिका की दोनों सतहों को आपस में बॉन्डिंग करके रखते हैं। ठीक है, ये ईलाइट हमारा किससे संबंधित खनिज है? अभ्रक से संबंधित खनिज है। ठीक, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है। और यह सिलिका की दो तहों के बीच में और जलीय एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ठीक, इसके पहले हमारा एल्युमिनियम ही पाया जाता है, ईलाइट में एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, एक परत सिलिका की दो परत। ये माउंट मोरेलनाइट की तरह ही पाया जाता है खनिज। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अतः ईलाइट में देखो 2:1 प्रकार का अवर्धनीय, ठीक, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, ठीक, मत फैलने वाला, ये भीगने पर फूल जाती तथा सूखने पर थोड़ा सिकुड़ती है। ठीक है, अतः मृदा में पोटेशियम ईलाइट के कारण ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम मृदा में किस खनिज के कारण होता है, ठीक है, तो इसके लिए पोटेशियम के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा खनिज कौन सा है? ईलाइट खनिज रिस्पॉन्सिबल है मृदा में पोटेशियम को निर्धारित करने वाला। ठीक, पोटेशियम ईलाइट के कारण ही होता है तथा मृदा अधिक उर्वर होती है। इसी के कारण हमारी मृदा क्या होती है? अत्यधिक उर्वर या उपजाऊ होती है। ठीक है, ईलाइट हमारा कैसा खनिज है? 2:1 प्रकार का खनिज है, नॉन एक्सपेंडिंग, ठीक, टाइप का। और इसके द्वारा मृदा में हमारे पोटेशियम का निर्धारण होता है कि पोटेशियम हमारा कितनी है या नहीं है, मृदा हमारी उपजाऊ है या नहीं उपजाऊ है। ठीक, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल खनिज है? हमारा ईलाइट खनिज है। प्राथमिक खनिज ये सिर्फ आग्नेय चट्टानों से निर्मित होते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, इनके एक स्लाइड रूप में बनवा दिए हैं, देख लो। प्राथमिक खनिज हमारे किससे बनते हैं? ये आग्नेय चट्टानों के रूप में। ठीक है, ये सिर्फ आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित होते हैं। ठीक, अपने स्वरूप को न बदलने वाले होते हैं। ये ऐसा नहीं कि चेंज कर ले, आज पोटेशियम है, पोटेशियम से कल बना दे एल्युमिनियम। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्राथमिक खनिज जिस रूप में पाए जाएंगे उसी रूप में ही उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे कौन से क्वार्टज, फेल्सपार क्वार्टज हमारे कौन क्वार्टज में आता है? मेनली सिलिका। सिलिका का सूत्र SiO2
और ये ठीक है SiO2 इसका सूत्र है। फिर फेल्सपार में आर्थोक्लेज और फ्लेजियोक्लेज, ये फेल्सपार के 2 टाइप्स खनिज है, कौन से? फ्लेजियोक्लेज, आर्थोक्लेज, और इनके सूत्र KAlSi3O8 पोटेशियम का स्रोत है। ठीक, एल्बाइड ये हमारा किसका सूत्र है? एल्बाइड सोडियम का स्रोत है। ठीक, ये पोटेशियम का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। माइका, ठीक, माइका मास्कोबाइट, सफेद अभ्रक, माइका को ही सफेद अभ्रक भी कहा जाता है। ठीक, मास्कोबाइट। और ये किसका स्रोत है? ये इसलिए दे रहे हैं कि माइका हमारा किसका स्रोत है? पोटेशियम का स्रोत है, ये पूछा जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सा खनिज पोटेशियम का स्रोत है या नाइट्रोजन का स्रोत है? इस तरह के इसमें से क्वेश्चन आपको पुटअप होंगे। फ्लोजियोक्लेज काला अभ्रक कहते हैं। ठीक, ये किसका? मैग्नीशियम का स्रोत माना गया है। हॉर्नब्लेंड हमारा, ठीक, हॉर्नब्लेंड ऑलिवाइन, ठीक, हॉर्नब्लेंड में हमारा ऑलिवाइन खनिज है जो मोलिब्डेनम का स्रोत है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम पोटेशियम, ठीक, मैग्नीशियम मोलिब्डेनम का स्रोत पूछा जाता है, कौन सा है हमारा? ऑलिवाइन खनिज हमारा है मोलिब्डेनम का स्रोत। फिर जिप्सम से हमको क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 का स्रोत माना गया। ऑक्साइड्स में हेमेटाइट, लिमोनाइट, ठीक, ये हमारे हैं आयरन का स्रोत। देखो हेमेटाइट लिमोनाइट किसका है? इसको होता है, ये आयरन का है, तो हमारा किसका स्रोत माना जाएगा? आयरन का स्रोत है। ठीक, फिर क्ले खनिज और एपेटाइट हमारा फास्फोरस का खनिज, फास्फोरस का स्रोत हमारा कौन सा है? एपेटाइट, याद रखना ये एपेटाइट और हेमेटाइट लिमोनाइट ये आयरन के स्रोत है, कैल्शियम सल्फेट का स्रोत। आगे चलते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर किसी को कुछ दिक्कत होगी तो समझाते रहना। सफेद पे ले ले बेटा, बढ़िया तो है, दिख तो रहा है इस पे भी। मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन आता है हीमेटाइट के कारण। अगर हीमेटाइट आयस पूछ रहा तो हीमेटाइट, नहीं तो आयरन के अधिकता के कारण होता है। आयरन का ही खनिज हीमेटाइट है मेनली। ठीक है, मृदा का पीला रंग सॉरी, लाइमोनाइट, यह भी मृदा खनिज है। किस खनिज से पूछा जाएगा? ठीक, मृदा का लाल रंग हेमोटाइट के कारण हीमेटाइट, और मृदा का पीला रंग लाइमोनाइट के कारण। ठीक है, पोषक तत्वों के स्रोत, अब देखो फास्फोरस क्लोरीन के लिए हमारे कौन कौन से जिम्मेदार हैं? एपेटाइट फास्फोरस की सर्वाधिक उपलब्ध मात्रा 6 से 6 pH पे। ठीक, आपको जितना था सब दे रहे हैं। और फिर हमारा पोटेशियम फेल्सपाइट, बायोटाइट, मास्कोबाइट। ठीक, जो फास्फोरस सबसे ज्यादा हमारा उपलब्ध रहता है 6 से 6.5 pH पे। ठीक, 6 से 7 pH पे, 6.5 इसका एग्जैक्ट होता है, 6.5 pH पे उपलब्ध रहता है। फिर हम कैल्शियम तत्व, कैल्साइट से लाइमोस्टेन, डोलामाइट, ये इसके स्रोत है। मैग्नीशियम को बायोटाइट, आग्नाइट, ओगाइट, ये खनिज गलत है। मैग्नीशियम बायोटाइट, ओलिवाइन, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का ओलिवाइन बहुत पूछा जाता है। सर्पेंटाइट, ठीक, इलेमाइट, इनाटेन। बोरान हमारा, बोरान इंपॉर्टेंट है। टूरमेलाइन, बोरान टूरमेलाइन है, ये अभी प्रीवियस में मुझे मिला भी था। और ये कापर का चाल्कोपायराइट, कापर किसका खनिज है? कापर किससे प्राप्त होता है? चाल्कोपायराइट से। फिर आयरन पायराइट्स, हेमेराइट, मैग्नेटाइट और लाइमोटाइट। मैग्नीशियम का पायरोलुसाइट, मैग्नीशियम नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कापर का, बोरान का, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, पोटेशियम जो पहले बता रखे, इन सबके आपको इंपॉर्टेंट है। जेडन स्फेरालाइट, नाइट्रोजन हमारा कार्बनिक पदार्थों से मिलता है। ठीक, हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है।
फेल्सपार माइका पोटेशियम सिलिकेट में परिवर्तन जल के द्वारा होता है, जिसमें हम हाइड्रोमेट्रोफिन कहते हैं। ढालू पत्थर से क्वार्टजाइट का बनना तथा चूना पत्थर से संगमरमर का बनना ताप परिवर्तन द्वारा होता है। ये हमारे पूछे गए हैं टर्म्स, इसीलिए आपको लिखा दिए। फेल्सपार का माइका पोटेशियम सिलिकेट में परिवर्तन जल द्वारा होता है, जिसे हम हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म ठीक, मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। या आपसे मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है ये पूछा जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? जल द्वारा हमारा क्या होता है? चेंजिंग होता है। माइका पोटेशियम का सिलिकेट में परिवर्तन होता है। फेल्सपार का किसमें होता है? माइका पोटेशियम सिलिकेट में चेंजिंग किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ढालू पत्थर से क्वार्टजाइट का बनना तथा चूना पत्थर से संगमरमर का बनना हमारा किसके कारण होता है? तापीय परिवर्तन के द्वारा होता है। ठीक, फिर बात करते हैं मृदा निर्माणकारी प्रधान खनिजों के नाम व सूत्र। ग्रेनाइट का नीस में और माइका का शिस्ट में बदलना दाब के द्वारा होता है। ठीक, ग्रेनाइट का नीस में और माइका का शिस्ट में बदलना किसके द्वारा होता है? दाब रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा अवसादी चट्टाने तथा पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा चट्टाने आग्नेय चट्टाने हैं। जलमग्न मृदाओं में साइडराइट FeCO3 खनिज पाया जाता है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलमग्न मृदाओं में कौन सा खनिज पाया जाता है? साइडराइट FeCO3। ठीक, साइडराइट, जलमग्न मृदाओं में साइडराइट खनिज पाया जाता है, FeCO3। सियाल में क्या होता है? सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनियम, और सीमा में हमारी सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। सियाल, इधर देख लो, सियाल कैसे लिखते हैं? सियाल, इसको तोड़ लो, सिलिका और ए से एल्युमिनियम, फिर सीमा से देख लो, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक, ये पूछे जाते हैं टर्म्स, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। ठीक, खनिजों की कठोरता मोहर के स्केल से मापते हैं। जो खनिज है कठोर है या मुलायम है, इसको मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोहर के स्केल से मापते हैं। कठोरता का क्रम, जो खनिज है कठोरता का क्रम, सबसे ज्यादा कठोर हीरा होता है, फिर कोरंडम, फिर टोपास, फिर क्वार्टज, फेल्सपार, एपेराइट, कैल्साइट। यह क्रम पूछा जाता है, कभी ना कभी आपको मिल सकता है। ठीक है, ये कठोरता का क्रम है। सबसे ज्यादा कठोर खनिज कौन सा है हमारा? हीरा। ठीक, हीरा नहीं होगा तो आपको क्वार्टर टोपाज में से या फेल्सपार में से, इनमें से तो पक्का दे दी जाएगा। ठीक, क्वार्टज है या फेल्सपार कठोर है, तो हमारा कौन कठोर है? फेल्सपार क्वार्टज से कम है, क्वार्टज सबसे ज्यादा। और सबसे कम कठोर है टाल्क। जो सबसे कम कठोर हमारा खनिज कौन सा है? इसे में आप सबसे कम कठोर कौन सा हुआ? टाल्क। और सबसे ज्यादा हीरा। ठीक, चट्टानों का अपक्षय या विघटन। ठीक है, भौतिक रासायनिक विधि द्वारा इनका जो विघटन होता है, भौतिक चट्टानों की भौतिक संरचना, हाइडेक्शन, जल का जुड़ना, यह हाइड्रोलेक्शन है। ठीक है, गलत लिखा है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक, जल का जुड़ना। ठीक, चट्टानों की भौतिक संरचना, जड़ का जुड़ना, हाइड्रोलाइसिस। ठीक, भौतिक विघटन, चट्टानों का ताप में परिवर्तन, रासायनिक हमारा है हाइड्रोलिसिस, H2O का जुड़ना। ठीक, और इनका रासायनिक मनुष्य और जानवर, उच्च पौधों और उनकी जड़ों के द्वारा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, O2 का जुड़ना, टूटना और परिवहन।
भौतिक यांत्रिक विधियां, नम होना, सूखना, एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, एक्शन ऑफ वाइंड, ये विघटन के प्रोसेस हैं, ठीक है, जो आप में दिए नहीं थे लेकिन ये हमने दे दिए थे, लिख गए, मीन्स आप पढ़ लो, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं आप में, ठीक, इधर क्योंकि अपर्दन का कुछ दिया नहीं है आप में। ये हाइड्रेशन के लिए हमने रिएक्शन दी, मीन्स हाइड्रेशन मीन्स होता है जल के अणुओं का जुड़ना, जैसे हमारे, ठीक, 3H हाइड्रोजन है, हेमेटाइट ये हमारा अयस्क है, इसमें हमने, ठीक, ये हेपेट आयरन के हैं, ये हमारा आयरन है Fe2O, और जब ये जुड़ेंगे तो 2Fe2O3 3H2O जल के अणु उसमें जुड़ जाएंगे, तो हमारे जिस प्रोसेस में, ठीक है, जल के अणुओं का जुड़ना हाइड्रेशन कहलाता है, जल के अणुओं का जुड़ना, जिसमें जल के अणु जुड़ेंगे हाइड्रेशन कहलाएंगे, और जिसमें हमारा हाइड्रोजन के जुड़ेंगे हाइड्रोलिसिस कहलाएंगे, ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन के अगर हमारे H2 के अणु जुड़ते हैं तो हाइड्रोलिसिस कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक, बस इसमें दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एक आध नंबर का आ जाता है। मृदा वर्ग कण को मृदा पृथक्करण भी कहते हैं, ठीक, सेपरेट्स। अब बात कर ले हम सॉइल सेपरेट्स। सॉइल सेपरेट्स क्या होते हैं? जो सॉइल के प्राइमरी मिनरल्स हमारे सेपरेट कौन कौन से बोले गए? सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये हमारे बेसिक चीज, प्राइमरी तत्व हैं, ठीक, यही पाए जाते हैं सॉइल में, ठीक है। तो मृदा मृदा वर्गकण को मृदा पृथक्करण भी कहते हैं। मृदा अनेक प्रकार के एक सम्मिश्रण होता है जिसके कण विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। मृदा के बड़े आकार के कण जिन्हें पत्थर, कंकड़ एवं बजरी कहते हैं, जो सेपरेट होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं, जिनका आकार हम नग्न आंखों से जिनको हम देख सकते हैं, उनको कंकर पत्थर कहते हैं। अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाओं द्वारा बालू, सिल्ट, मृतिका में परिवर्तन होते रहते हैं। मृदा में बड़े आकार के कण बलुई मृदा में एवं छोटे आकार के कण चिकनी मृदा में पाए जाते हैं। जो बड़े आकार के कण हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जो सैंडी सोयल होती है उसमें हमारे, ठीक है, वो जो पाए जाते हैं बड़े आकार के पाए जाते हैं, और जो क्ले मिनरल्स हैं इनमें हमारे छोटे आकार के पाए जाते हैं। इन दोनों आकार के कणों के विभिन्न अनुपातों को मिश्रण में अनेक प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। अब इन्हीं कणों का जिस अनुपात में जिस हिसाब से मिक्सिंग होती है, मिले होते हैं, उसी प्रकार से इस मृदाओं को हम निर्माण कर बनते हैं, मृदा को डिवाइड करते हैं या उनको विभाजित करते हैं, ठीक। मृदा के विभिन्न कणों का आकार ज्ञात करने के लिए यांत्रिक विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर उसके कणों को अनेक कण समूह में विभाजित किया गया, जिसे हम मृदा वर्ग कण कहते हैं, ठीक। यानी मृदा वर्ग कण को हम यांत्रिक विधि के द्वारा अलग करते हैं, ठीक। मृदा वर्ग कण को क्या कहते हैं? जो हम समूहों में डिवाइड करते हैं उसको यांत्रिक विधि के द्वारा, ठीक, उसी को हम मृदा वर्ग कण कहा जाता है, ठीक। अब मृदा वर्ग कण निर्धारण की विधियां कौन कौन सी हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा संचालित, ठीक, प्रणाली, मृदा विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा संचालित, जिसे, ठीक, और मोहर द्वारा संचालित प्रणाली, ये 3 प्रणाली है, ठीक, इनके द्वारा हम मृदा का डिवाइड करते हैं, मृदा को विभाजित करते हैं कि ये किस मृदा को किस टाइप में रखा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है, जो प्रणाली है हमारी उनके अनुसार मृदा का वर्गीकरण, ठीक है, बहुत महीन मोटे बालू, ठीक, इसके भी और टाइप्स होंगे, ठीक है, हाँ, ठीक। बहुत मोटी बालू को
2 से 1, इनका व्यास क्या होगा, ठीक है। जो बहुत मोटी बालू होगी 2 से, और उनका व्यास 1 से 1 होगा। मोटी बालू को 1 से 0.5 व्यास तक रखा गया, ठीक। और मध्यम बालू को हम 0.5 से 0.25 के मध्य रखेंगे। जो मध्यम बालू है हमारे 0.5 से 0.25 तक। फिर मृदा वर्ग कण का व्यास, ठीक है। 4 नंबर पे महीन बालू, ठीक, 0.25 से 0.1। बहुत महीन बालू को 0.1 से 0 से 0.05 तक। फिर सिल्ट को हम 0.05 से 0.06, और मृतिका जिसको हम क्ले कहते हैं, ठीक, 0.2 से कम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। सिल्ट क्ले, ठीक, इसमें से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी पूछता है, ठीक। सिल्ट का आकार पूछेगा 0.05 से 0.002 तक, और मृतिका या क्ले का 0.002 से कम, ठीक। नेक्स्ट डिवाइड है मृदा के भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। मृदा की उत्पादन क्षमता एवं पौधों का विकास उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, ठीक। मृदा में उपजाऊ है या अनुपयोगी उपजाऊ है, इसका निर्धारण कौन करेगा, मृदा के भौतिक गुण पर निर्भर करता है। मृदा के भौतिक गुण मृदा कणों के आकार, प्राकृतिक कणाकार, खनिज संगठन, कार्बनिक पदार्थ की प्रकृति एवं अपघटन की सीमा, अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण, उसमें उपस्थित रंध्रावकाश का रूप एवं आयतन, उपस्थित जल एवं वायु का मिश्रण, मृदा उपयोगी, उसमें पौधों की वृद्धि एवं विकास मृदा के भौतिक गुणों पर निर्भर होता है। मृदा में कितना जल है, मृदा में कौन से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है, मृदा में कितनी उनकी क्वांटिटी है, ये सब मृदा के फिजिकल क्वालिटीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि मृदा हमारी, इसमें इतने पोटेशियम पाया जाता है, ये इसमें हमारा एलिमेंट कौन सा कम है, कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको देने हैं, ठीक। ये सब हमारे मृदा फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड होते हैं। मृदा में जल धारण, जल विकास, जल धारण, जल निकास, वातन, सोयल एरेशन, वातन सोयल एरेशन बता चुके, जल अवशोषण, पोषक तत्वों की उपलब्धता, धनायन विनिमय क्षमता, मृदा उर्वरता, जड़ों का मृदा में प्रवेश इत्यादि क्रियाएं हमारी किस पे निर्भर होती हैं, सभी भौतिक गुण पे ही निर्भर होती हैं। मृदा में भौतिक गुण कौन कौन से हैं, नंबर 1 सोयल सेपरेट्स बता दिए, मृदा विन्यास एवं कणाकार, मृदा संरचना, इनके और भी है, ठीक। ये मुख्य मुख्य है मृदा के जो भौतिक गुण किस पे निर्भर करते हैं। नंबर 1 सोयल मृदा वर्गीकरण, दूसरा मृदा विन्यास, तीसरा मृदा संरचना, मृदा की संरचना कैसी है, ठीक। 4 नंबर पे मृदा घनत्व, सोयल डेंसिटी, ठीक। मृदा रंध्रावकाश, सोयल पोर स्पेस, उसमें कौन कौन सी कितने ऑक्सीजन है, कितना जल है, कितना खाली है, भरा है। मृदा कंसिस्टेंसी, मृदा गाढ़ता, ठीक। और मृदा रंग, फिर ससंजन बल, ठीक, ससंजन बल और असंजन बल, ठीक है। जो कोहेंशन है, एडहेंशन है, जो हमारे हाइड्रोजन आयनों को बांध के रखता है, ये सब हमारे डिपेंड होते हैं सॉइल फिजिक्स पे या प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मृदा कणों को 4 प्रकार से बांटा गया है अंतरराष्ट्रीय पे, यही आपका इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मोटी बालू का कितना व्यास होता है, महीन बालू का कितना व्यास होता है, सिल्ट कितना होता है, और मृतिका हमारी क्या होती है, ठीक। या मृतिका का आकार कितना होता है, ठीक। याद ना होता तो सबसे पहले मृतिका, मृतिका में 0.002 mm से कम, ठीक। फिर सिल्ट, सिल्ट को हम 0.02 से 0.02 mm यहाँ पे, ठीक। अब यही वाला, ये वाला यहाँ पे रख लो, 0. महीन बालू हो गया 0.2 से 0.2 mm तक, मोटी बालू 2 से 0.2 तक, मोटी बालू 2.2 से, महीन बालू पॉइंट वाले को सबसे पहले लिया, फिर एक 0 बढ़ा दो, ठीक। तो पॉइंट लिया, एक 0 बढ़ा दिया, 0.2 से 0.
0.02 हो गया। सिल्ट हमारा इस यहाँ को इसको यहाँ पे ले आओ 0.02 से 0.02 तक। मृतिका हमारी ये यहाँ पे ले आएंगे तो 0.02 से कम। ये हमारा क्ले का साइज होता है। क्ले का ही अभी तक ज्यादातर पूछा गया, जितनी बार भी क्ले का ही, कि मृदा विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार क्ले का व्यास कितना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। बालू सिल्ट क्ले मृदा वर्ग कण में हमने पहले आपको बताया था प्राइमरी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, बालू सिल्ट क्ले। ठीक है, यही बालू हमारे कौन से, बालू में क्वार्टेज की प्रधानता होती है। ठीक, क्वार्टेज की प्रधानता, इसके कण जगह अधिक घेरते हैं, संपूर्ण रंध्रावकाश कम, रंध्रावकाश का आकार बड़ा होता है। ठीक, रंध्रावकाश का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अतः कणों के मध्य अंतरावकाश अधिक होने से जल धारण क्षमता कम होती है। ये जल सोख तो लेते हैं, ठीक, लेकिन जल को होल्ड नहीं कर पाते। ठीक, जगह तो बहुत है लेकिन वो रुकेगा नहीं तो क्या मतलब है, उसकी कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, ये हुआ। इस मृदा में परिचन अधिक होने से निश्चालन अधिक होता है। पानी तो बहुत आ गया, सब नीचे चला गया, क्या मतलब पानी का। तो ऐसी हमारी होती है बालू। ठीक, बालू मृदा में इनके कण स्पर्श करने से किरकिरे, मोटे, खुली आंखों से दृष्टिगत होते हैं। इनको हम आसानी से ठीक नग्न आंखों से देख सकते हैं। फिर है इनका संकुचन, संसंजन, प्रफुल्लन, सुगठिता, पृष्ठ क्षेत्र एवं अधिशोषण अत्यंत कम होता है। कक्षवर्ग कणों का वायु एवं जल संचार अधिक होता है। इनमें जब पोरोसिटी अधिक होगी तो वायु भी अधिक रहेगी, तो उनमें वायु संचार अच्छे से होता है। कृषि भी सबसे अच्छी नहीं होती, क्यों, ट्रैक्टर का एरो नहीं फंसेगा, उदाते रहो, करते रहो। क्ले 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 हमारी है वो सॉलिड होती है, उसमें हमारा एरो फंस भी सकता है। इसमें कृषि कार्य देखो सरलता पूर्वक हो जाता है, कृषि कार्य के लिए आसानी रहती है। ठीक है, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, पोषक बालू में कुछ नहीं है, सिल्ट क्ले। ठीक, यही पर तथा कार्बनिक पदार्थ मिलाकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसमें हम कार्बनिक पदार्थ मिला दे तो हमारी मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है, क्ले की अधिकता हो जाती है और हमारी मृदा सबसे अधिक प्रोडक्शन भी देने लगती है। क्यों, सभी सबसे ये साइज चेंज करके हमारा सैंडी-लोम हो जाता है। जब हम सिल्ट, क्ले और कार्बनिक चीजें मिला देते हैं बलुई मिट्टी में तो हमारी सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होके ठीक उसमें सैंडी-लोम हो जाता है, प्रोडक्शन अच्छा मिलने लगता है। फिर बात करते हैं सिल्ट। सिल्ट में हमारे कौन से, सिल्ट के क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके कण अनियमित आकार के पाउडर जैसे होते हैं। ठीक, इसमें किले की तरह दरारें नहीं पड़ती हैं। कृषि कार्य भी सरल हो रहता है। सिल्ट की भौतिक प्राकृतिक बालू एवं क्ले के बीच की होती है। ठीक, सिल्ट की भौतिक प्रकृति बालू और क्ले के बीच की होती है। ठीक है, जो सिल्ट हमारा है पहले नंबर पे बालू पाया जाएगा, फिर सिल्ट, फिर लास्ट में क्ले। ठीक, ऐसे ही लिखते हैं, बालू, फिर सिल्ट और फिर क्ले। ठीक है, तो क्ले और बालू के बीच की प्रकृति पाई जाती है। इनमें जल एवं वायु संचार बालू से कम एवं क्ले से अधिक होता है। ठीक, मिडिल में है तो मीन्स जो इनके गुण है वो बालू की अपेक्षा ज्यादा और क्ले से कम रहते हैं। सिल्ट में संकुचन, प्रफुल्लन, चिपचिपापन, जल धारण क्षमता और संसंजन बल, पृष्ठ क्षेत्र एवं जल धारण बालू की अपेक्षा अधिक परंतु क्ले की अपेक्षा कम पाया जाता है। जल धारण क्षमता बालू से ज्यादा पाई जाती है, क्ले की सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्ले से कम ही पाई जाती है। सिल्ट में कार्बनिक पदार्थ के संयोग से अत्यंत उपजाऊ ठीक मृदा बनती है। इनमें केसीय रंध्र बालू से अधिक तथा क्ले से कम पाया जाता है। जो पोरोसिटी है उनमें सैंडी बालू के कणों से अधिक पाई जाती है, क्ले के कण से कम रहती है। फिर बात करते हैं आगे मृतिका। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट तीनों है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, मृतिका का कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं,
इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं। इनके कण द्वितीयक खनिज कणों से बने होते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्ले का निर्माण किसके द्वारा होता है? द्वितीयक खनिज के द्वारा होता है क्ले का निर्माण। इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है। ठीक, क्ले की प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी होती है। ठीक, पृष्ठ क्षेत्रफल, अत्यधिक शोषण क्षमता, सशक्त प्रफुल्लन, संकुचन, इनमें चिपचिपापन अधिक होता है। इनके कण माइका सदृश होते हैं। ठीक, माइका आवरण जो जल से संयोग से सुगठित हो जाते हैं तथा ऊष्मा निकालते हैं। जब ये जल से मिलते हैं तो उनमें ऊष्मा, क्लेदन ऊष्मा जिसे कहते हैं, निकलती है। ठीक, पानी डाल दोगे तो हल्का इनमें हीटिंग आ जाती है। मृतिका का जल योजित होकर फूल जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती, जैसे हमारी काली मिट्टी बिहेव करती है। ठीक, उसी तरह क्ले, और क्ले सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में ही पाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति एकदम ब्लैक सॉइल की जैसे ही होती है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक, इसमें वायु एवं जल संचरण बालू एवं सिल्ट की अपेक्षा कठिन होता है। ठीक, इनमें आसानी से जल होल्ड नहीं होता। ठीक, अगर जल शोषित कर लेंगे मीन्स तो उनमें कैपेबिलिटी होती है कि जल को अधिक समय तक होल्ड करके रखे। ठीक है, इसका रंध्रावकाश अधिक होता है परंतु अंतरावकाश छोटा होता है। रंध्रावकाश तो अधिक होगा लेकिन अणुओं के मध्य, ठीक, अंतरावकाश में जो संसंजन बल है वो हमारा कम रहता है क्योंकि इनके कण क्या होते हैं? ये आपस में बने रहते हैं। ठीक, इसलिए अणुओं के मध्य जो अंतरावकाश पाया जाता है वो छोटा होता है। इनका रंध्रावकाश केशिकामय होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। इसमें कृषि कार्य सरल नहीं रहता। ठीक है, इनकी जल, गैस एवं पोषक तत्वों की अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। फिर है मृदा विन्यास। ये हमारे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी हमारी है सेकेंड प्रॉपर्टी सॉइल मृदा विन्यास किसे कहते हैं? सॉइल कलाकार या सॉइल स्ट्रक्चर। ये ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? मृदा निर्माण बालू, सिल्ट एवं मृतिका के कणों से होता है। मृदा का निर्माण इन्हीं तीन जो हमने पहले पार्ट जो सेपरेट्स के बारे में बात की उन्हीं के द्वारा निर्माण होता है, जिसमें एक निश्चित गुणों वाली मृदा बनती है। मृदा विन्यास का अर्थ मृदा कणों के आकार से है, अर्थात इनके द्वारा मृदा कणों की महीनता या मोटापन से होता है। विभिन्न मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार या मृदा विन्यास कहते हैं। रिलेटिव जो इनका होता है मृदा कणों का, ठीक है, उनको हम मृदा विन्यास कहते हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी ऐसे सॉइल प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक, द रिलेशन प्रोपोर्शन, ठीक, रिलेशन प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉइल क्लासेस आर कॉल्ड सॉइल कॉन्फ़िगरेशन। मृदा की एकमात्र भौतिक दशा जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक, एक ही भौतिक प्रॉपर्टीज है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब उसमें सिल्ट, क्ले और सैंड तीन ही पाए जाते हैं। क्या इनको हटा के कुछ और भी होता है? कभी नहीं, कुछ उनको चेंज ही नहीं कर सकते। क्लास ऑफ सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर की कौन कौन सी क्लासे होती है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले के अकॉर्डिंग। ठीक, ISS के अनुसार सैंडी जो सॉइल होंगी उनमें 0.2 mm से 0.2 mm तक, और सिल्ट का आकार 0.02 mm से 2 mm एंड क्ले का 0.20 से कम। ठीक, ये आपका ISS इंडियन सॉइल स्टैंडर्ड ऑफ सॉइल सोसाइटी के द्वारा है। यही आपका पूछा जाता है ज्यादातर। मृदा परीक्षण में प्रयुक्त मृदा कणों का आकार कितना होता है? 0.2 mm से कम। ठीक है, मृदा कणों का जब हम परीक्षण करते हैं, ठीक है, उनमें सॉइल सैंपलिंग के लिए मृदा कणों का आकार कितना रखा जाता है? 0.2 mm से कम रहता है। आगे मृदा के
प्राथमिक कण सैंड, सिल्ट एंड क्ले तथा यौगिक कणों का व्यवस्था क्रम जो मृदा को एक विशेष आकृति प्रदान करता है मृदा संरचना कहलाते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक, हमने सॉइल टेक्सचर पढ़ लिया। अब स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर में हमारे कौन कौन से आते हैं? ठीक, जो मृदा की क्या बनावट एक तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, ब्लॉकी है, स्पेरिकल है या प्रिज्मेटिक कण है हमारे, कैसे हैं उनमें। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में प्लेटी, जो प्लेट के आकार के हो संरचना, मींस इस तरह के, मान लो ये हमारे मींस जिनका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहता है। ठीक, क्षैतिज वृद्धि जिनकी रहती है ज्यादा। ठीक, क्षैतिज विकास या क्षैतिज डेवलपमेंट जिनका अधिक होता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्लेटी संरचना। ठीक, प्रिज्मेटिक, इनका हॉरिजॉन्टल ऐसे प्रिज्म की तरह। ठीक, ये बने तो इनमें हॉरिजॉन्टल हो गया जिनका। ठीक, ऊर्ध्वाधर ठीक, ऊर्ध्वाधर विकास अधिक होता है जिन मृदा कणों का। ठीक, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी, स्फेरिकल गोलाकार, जो गोल राउंड फिगर में मृदा कणों का आकार रहता है। ब्लॉकी मीन्स जैसे टेढ़े मेढ़े इस तरह के जिनके ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक, वो ब्लॉकी साइज के स्ट्रक्चर पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे सॉइल स्ट्रक्चर के आकार हैं। प्लेटी में प्लेटी संरचना कैसे पाई जाती है? प्लेटी संरचना में सॉइल के जो है उनका क्षैतिज विकास अधिक होता है और प्रिज्मेटिक में ऊर्ध्वाधर का विकास होता है। ब्लॉकी में जो स्फेरिकल टाइप्स पाए जाते हैं और जो इस गोलाकार होते हैं, ये टू टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलर और क्रेम्बी स्ट्रक्चर। ठीक, ये देखो प्लेटी संरचना, मृदा संरचना में क्षैतिज अक्ष की तुलना में ठीक ऊर्ध्वाधर अक्ष कम विकसित होता है, मीन्स क्षैतिज अक्ष अधिक विकसित होता है और जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो कम होता है। जल निकास की समस्या रहती है। मृदा कणपुंज हमारा कितना पाया जाता है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इनमें जल निकास की समस्या रहती है। जंगलों की ऊपरी भूमियों में देखने को मिलती है। इसे लेटी हुई मृदा संरचना पडलिंग के बाद, इस तरह की मृदा हम किसमें, जब हम धान की रोपाई करते हैं, पडलिंग करते हैं, तो हमारी प्लेटी टाइप की सॉइल बनती है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको जल नीचे जाने से रोकना रहता है, इसीलिए प्लेटी टाइप की संरचना वहां पे बनती है। फिर है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक में इसमें क्षैतिज अक्ष की तुलना ऊर्ध्वाधर अक्ष ज्यादा विकसित होता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर ज्यादा विकसित होता है। इसका आकार पेडोन का 10 से 100 mm शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मृदा में पाई जाती है। ठीक है, फिर है 3 नंबर पे ब्लॉकी सॉइल स्ट्रक्चर। इस मृदा में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अक्ष दोनों का समान विकास होता है। ठीक, ट्यूबलाइट। ठीक, ट्यूबलाइट सॉइल। ठीक, ट्यूबलाइट देखे हो, जैसे ट्यूबलाइट उसका जैसे क्षैतिज होगा उसी तरह। इसका कण आकार कितना? 5 to 550 mm, ये मिली माइक्रोन होता है 5। फिर है स्फेरिकल गोलाकार। ये हमारी इस दो टाइप की होते हैं, ग्रेनुलर और क्रम्बी, एक दिया होगा। हाँ, ग्रेनुलर और क्रम्बी, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे अच्छी सॉइल किस शेप की या किस स्ट्रक्चर की पाई जाती है? गोलाकार, क्रम्बी। अगर ये नहीं दिया है तो स्फेरिकल आप टिक कर सकते हैं। स्फेरिकल नहीं दिया तो आप ग्रेनुलर या क्रम्बी लगा दे, दोनों में से एक आपको दिया जरूर होगा। ठीक, जो ग्रेनुलर साइज होता है 1 to 10 mm होता है और क्रम्बी साइज का 1 से 5 mm तक होता है। भू परिष्करण से क्रम्बी या दानेदार मृदा बनती है, जिसका हम परिष्करण में हल्की जुताई कर देते हैं। वो कैसे हमारी भुरभुरी टाइप की क्रम्बी टाइप में बन जाती है। बलुई मृदा, सैंडी सॉइल, इनमें कम से कम 80%। ठीक, अब इनको सॉइल के में जो हमारे बालू और उनमें अधिक होते हैं। ठीक, सैंड के हिसाब से उनमें कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है उसके अनुसार हम डिवाइड करते हैं। बलुई मृदा किसे कहते हैं या सैंडी सॉइल, जिनमें कम से कम 80% क्या होगी? बालू होगी। ठीक, जिसमें हमारी 80% बालू होगी उसे हम बलुई मृदा कहेंगे। 20% सिल्ट एवं मृतिका होगी।
ठीक। सैंडी सॉइल एट लीस्ट 80% सैंड एंड 20% कंटेन सिल्ट और क्ले। ठीक, सैंडी सॉइल में 80% सैंड पाई जाएगी, 20% में हमारा सिल्ट एंड क्ले रहेगा। फिर है चिकनी मिट्टी, क्ले मृदा। ठीक, इसमें हमारा 35% या 40 तक, ठीक, 35% से अधिक मृतिका तथा शेष बालू व सिल्ट पाया जाता है। इन्हें क्ले, बलुई क्ले या सिल्टी क्ले इत्यादि प्रकार में विभाजित किया गया है। फिर हमारी दोमट मृदा, यह सबसे इंपॉर्टेंट मृदा है सोइल के लिए। इसमें हमारे 45% से कम बालू, 30 से 50% सिल्ट तथा 20% मृतिका पाई जाती। इन्हें अनेक उप समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। बलुई दोमट, बलुई क्ले दोमट, सिल्टी दोमट और सिल्टी क्ले दोमट इत्यादि। इस तरह के डिवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यह हमारा मृदा विन्यास द्वारा मृदा गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, मृदा की उर्वरता शक्ति स्थिर रहती है तथा पौधों के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। मृदा कण निम्न कारकों पर आधारित होते हैं। मृदा में नमी की मात्रा, ठीक, मृदा में वायु संचरण की मात्रा, मृदा ताप, कार्बनिक पदार्थ। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिवाइड आपको बताएंगे। इसकी पीडीएफ आपको इसके बाद जो क्लास है वो क्लास के साथ में दे दी जाएगी, आपको सेंड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।